इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। बार्क, इसको आप याद रखिएगा, इस नंबर से भी सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका पीडीएफ आप लोग ऐप पे चले जाना, गुरु दक्षिणा वाला जो कोर्स है ना करंट अफेयर्स का, वहाँ से मिल जाएगा। बार्क B1201, ये एक नाम डाला गया है, ये कोड नेम है, वो कोड नेम है बॉक्साइड का। पांचवा बॉक्साइड CRM, इंग्लिश में भी ये आपको मिल जाएगा, मैं हिंदी में डिफाइन कर रहा हूँ। ये अपनी तरह का भारत में पहला है, ठीक है, भारत में पहला है, और विश्व का पांचवा CRM है, यानी जो बॉक्साइड है उसका प्रमाणित संदर्भ प्रणाली। इसको क्या कह, पहले इसको देख लीजिए तब इस पर डिस्कस करेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के द्वारा, और बार्क जो हमारा है उस बार्क के द्वारा मिलके इसको डेवलप किया गया है। बार्क का नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल, इसने नाल्को के साथ मिलकर ये काम किया है। बार्क का इस ब्रांच ने इसमें मदद की है। इसको फॉर्मल तरीके से 24 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था। CRM क्या होता है? देखो, CRM ना मेटल का ब्लॉक होता है, साइंस के अंदर पढ़ना है लेकिन नॉर्मली GS के अंदर नहीं पढ़ना होता है। ये उसके ब्लॉक होते हैं जो अपने साथ एक सर्टिफिकेट भी लेके आते हैं। सर्टिफिकेट कहने का मतलब कि ये क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है उसके कंसंट्रेशन को भी ये इंडिकेट कर देते हैं। उनके अंदर अलग अलग जो कंसंट्रेशन है, यानी उसके उस पर्टिकुलर मेटल के अंदर अलग अलग अनिश्चितताएं हैं, माने अलग अलग डेंसिटी और ये सब जो है ना, इन सब को ये इंडिकेट कर देते हैं CRM। अब सवाल है कि इसका फायदा क्या है। तो देखिए, इसका फायदा ये है कि जब लैब में काम किया जाता है ना, तो उनको एग्जैक्ट चीजें चाहिए। तो लैब के जो मापने का उपकरण है उसको जांचने में, उसको परखने में, उसके इवेल्युएशन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इन सब जगह इसकी यूटिलिटी है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको कितना याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है बॉक्साइड का है वो याद रखना है, और नाल्को और बार्क ने मिलकर इसको तैयार किया है। भारत का पहला और वर्ल्ड का पांचवा ऐसा CRM है। तो वर्ल्ड का पांचवा है तो एक इंपॉर्टेंस रखता ही है ना आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी को भूल जाइए। सबसे पुराना मोती का शहर खोजा गया है, ठीक है। मोती का शहर कहाँ खोजा गया है? तो फारस की खाड़ी में, संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी सेकडोम में एक सिनियाह जगह है। इतना नहीं जाना है आपको, कितना जाना है? तो फारस की खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात में इसको ढूंढा गया है। मार्च 2023 में ही खोज लिया गया था। ये लगभग 6th सेंचुरी का है, यानी पूर्व इस्लामिक इतिहास से ये संबंधित है। और यहाँ पे एक और चीज मिला है, 1400 साल पुराना एक क्रिश्चियन का मठ मिला है, यानी ईसाई का चर्च तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन उसी तरह का वहाँ पे मठ जैसा मिला है। ये जो UAE के अंदर मोतियों का शहर है, इसको बहुत पहले से ही खोजा जा रहा था। यहाँ पे पहले हजारों लोग रहते थे, अब ये खंडर हो चुका है, और मोती बनाने वाले लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो जब इसको खोजा गया तो पता चला कि ये बहुत पुराना है, यानी 600 BC से भी पुराना है। यहाँ के लोग चट्टान और यानी रॉक का और चूने का गारा मिलाकर अपने घर को बनाते थे। तो ये पहली बार, अभी तक इन लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी किताबों पे, पहली बार फिजिकल तौर पे यानी भौतिक तौर पे ये मिल चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसका उसमें एक नया मेंबर जुड़ गया है। देखिए, नया मेंबर कौन है? तो मिस्र है। अफ्रीकी अरब देश मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर हो गए हैं। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, ये तीनों पहले ही शामिल हो गए थे। उसके बाद चौथे मेंबर के रूप में ब्रिक्स है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक मतलब चौथे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो 4 है, पहले 4 लोगों ने तो इसको फॉर्म किया था। और अगला जो ब्रिक्स होना है, इससे सवाल आ सकता है, वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? देखिए, ये मल्टी कंट्री का मिला हुआ एक बैंक है, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन और भारत और दक्षिण अफ्रीका, इन लोगों ने, मैंने 5 लोगों ने मिलकर इस ब्रिक्स को बनाया था, ठीक है। 5 लोगों ने मिलकर इस ब्रिक्स को बनाया था। उसके बाद इसके अंदर 3 और मेंबर आ गए, जैसे देखिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, ये 3 है, और एक है मिस्र।
तो टोटल पहले 5 था, 4 और जुड़ गया, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 9 मेंबर। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अब लो, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। सबसे पहला सवाल कि कहां स्थापित हुआ? तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस जो है, जिसको एरीज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देवस्थल। देवस्थल कहां है? नैनीताल के जिले में है। नैनीताल कहां है? उत्तराखंड में है। वहां पे उनका जो ऑब्जर्वेटरी एरिया है उसके अंदर 2450 मीटर की ऊंचाई पर, 2450 मीटर की ऊंचाई पे इसको स्थापित किया गया था। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है एशिया का। और इसका काम क्या है? जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करना, उसी के लिए इसको तैयार किया गया पहला लिक्विड टेलीस्कोप है। और देश का सबसे बड़ा अपर्चर टेलीस्कोप भी है। बहुत बड़े एंगल पे ये चीज़ों को करेक्ट करेगा, माने कलेक्ट करेगा और उसको लेकर एनालाइज भी करेगा। भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है। तो कई सारे फैक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, देख लीजिएगा। रात में इसके ऊपर से जो गुजरने वाली लाइट है ना, जो आकाश पट्टी है, जो लाइट्स गुजरेंगी उससे ये सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंस, जो स्पेस का मलबा है, जो पॉल्यूशन है या एस्ट्रॉयड, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकता है, हमारे आकाशगंगा को भी अच्छे से देख सकता है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, जो देवस्थल नैनीताल उत्तराखंड में है, वहां पे स्थापित किया गया है। इसके बाद 5वां फैक्ट, आपको पता है राजस्थान में 19 नया जिला बना दिया, एक दो नहीं, 19 नया जिला बनाया गया और 3 जो है अलग से संभाग बना दिए गए। अब 19 जिला जब बनाया गया तो पहले जिले ये 33 थे, 33 से बढ़कर ये 50 हो गया, 33 से बढ़कर 50 हो गया। जो भी है, एक या इस फैक्ट को चेक कर लेना, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। 50 आंसर सही है, ठीक है। टोटल लोगों 50 हो गया और संभाग भी बढ़ के 7 से बढ़ के 10 हो गया, तो ये फैक्ट है। अच्छा, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा एक राम लुभाया कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे 19 नए जिलों को जोड़ा गया और 3 संभाग जोड़ा गया। इसमें फैक्ट एक ये है कि वहां पे एक दूदू ग्राम पंचायत है, यानी वो पंचायत था, तो पंचायत से वो सीधे डिस्ट्रिक्ट बन गया और पंचायत से सीधे डिस्ट्रिक्ट बनने वाला भारत का पहला ये पंचायत है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में अगर जिले की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ जिले की बात करें, तो वे भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले पे तो उत्तर प्रदेश है 75 के साथ, दूसरा मध्य प्रदेश है 53 के साथ। ये मध्य प्रदेश वाला 53 भी अभी इसी में आप देखोगे, ये 53 जो है वो अभी अभी बना है एमपी में। तो 53 के साथ मध्य प्रदेश तीसरे पे है, राजस्थान 50 के साथ, सॉरी दूसरे पे है, राजस्थान 50 के साथ तीसरे स्थान पे है। ये लिस्ट है, लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, संभाग को देख सकते हो, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। नया जिला इसलिए बनाया गया ना कि इनका कहना लॉजिक ये था कि कई सारा जो जिला के अंदर जगह है, जिले के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो जिले मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो लोगों को आने, अब कोई भी काम है हेडक्वार्टर तो डिस्ट्रिक्ट के जाना ही पड़ेगा, तो उनको दिक्कत होती थी, इसके कारण नए डिस्ट्रिक्ट को बना दिया गया है। पहली मेथनॉल से चलने वाली बस, सबसे पहला फैक्ट, कहां चलेगा, कहां स्टार्ट किया गया? बेंगलुरु में किया गया, नितिन गडकरी साहब ने किया और 100 बसों का इनॉग्रेशन किया। तो बेंगलुरु में पहली मिथेनॉल की बस चलेगी। नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, उन्होंने, परिवहन मंत्री, उन्होंने किया, 100 बसों का इनॉग्रेशन किया। बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको बीएमटीसी कहते हैं, हमारा नीति आयोग, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और अशोक लीलैंड, उसके अंदर उसी की बस होगी। तो अशोक लीलैंड सब मिलके ये काम कर रहे हैं। इनका मकसद है पॉल्यूशन के लेवल को कम करना। तो मेथनॉल जो होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन के मिक्सचर से उसको बनाया जाता है। इसको सीन गैस भी कहते हैं। सीन गैस के अंदर प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोमास, ये सब भी अलग अलग नाम से आता है। खैर, इसको यूज करने से पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में एक प्लेटफॉर्म था ना,
अब वो प्लेटफॉर्म नहीं है, अब बल्कि कर्नाटक का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा हो गया। कर्नाटक राज्य में जो हुबली है वहां पे सिद्धू रूदा स्वामी रेलवे स्टेशन पर टोटल 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना दिया गया, प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। और ये पड़ता किस में है? तो साउथ वेस्ट रेलवे जोन में पड़ता है, और अपने लंबाई के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज हो गया। उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं उद्घाटन वाले में, अक्सर हाँ 90% में मोदी जी रहते हैं, तो स्टूडेंट पे प्रेशर कम है। पहले स्थान पे गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म दूसरे स्थान पे आ गया है पहले से फिसल के 13.66 मीटर, और तीसरे स्थान पे केरल का कोल्लम है 1180, ठीक है, मीटर पे तीसरा प्लेटफॉर्म है। ये इसलिए बड़ा बनाया गया कि वहां से ट्रांसपोर्ट करना, मतलब मालगाड़ी और इन सबको ज़्यादा आसान हो जाए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है वो तीर्थ यात्रा वाला कॉरिडोर है और पहला इलेक्ट्रिक होगा। इलेक्ट्रिक कहने का क्या मतलब? सबसे पहले कहां स्थापित हो रहा है? उत्तराखंड में, ठीक है, और लगभग 900 किलोमीटर का पूरा ये दायरा है जो 4 धाम यात्रा वाला है। उत्तराखंड का 4 धाम आपको पता है, फेमस ही है, तो 4 धाम का यात्रा है। अब किसी को लगता है कि उत्तराखंड के 4 धाम हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से करें, तो वो पॉसिबल है, क्योंकि उस रास्ते में हर 30 किलोमीटर पे चार्जिंग पॉइंट बना दिया गया है। जगह स्पॉट ढूंढ लिया गया, उस पर काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के उस ट्रैक पे जो 900 किलोमीटर का 4 धाम का ट्रैक है, उसके अंदर जितने भी होटल्स हैं प्राइवेट वाले, सबके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का की सुविधा होगी। कारण है पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करना। तो पहला कॉरिडोर हो गया 4 धाम यात्रा वाला, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, अभी हमने बताया था ना, मध्य प्रदेश का 53वां जिला, 53rd डिस्ट्रिक्ट, किसको? मऊगंज। ये मऊगंज जो है ना वो तहसील था रीवा जिला के अंदर, तो मऊगंज रीवा जिला के अंदर का एक तहसील था, इसको सीधा 53वां जिला बना दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, अभी तक आपने सुना होगा, अच्छा लगता था सुन के थोड़ा सा, चर्च गेट रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है। अब नाम लेने में हालत खराब हो जाएगी, नाम हो गया चिंतामनराव देशमुख स्टेशन। तो चर्च गेट का नाम बदल के चिंतामनराव देशमुख स्टेशन हो गया, जिनको सीडी देशमुख कहते हैं। बहुत ही कमाल के पर्सनालिटी थे और बहुत सारा रिकॉर्ड इनके नाम है। सबसे पहला कि सीडी देशमुख, जिनका नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये आरबीआई के पहले गवर्नर बने, और वो भी कब बने पता है? वो भी 1943 में, जब ब्रिटिश का यहाँ पे अधिकार था ना, उसी टाइम में बन गए थे। इनका जन्म 1896 में ही हो गया था, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये भारत के फिनांस मंत्री भी रहे हैं 50 से 56 के बीच में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1944 में नाइट की उपाधि भी दी गई थी। इनको 1959 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही नोबल टाइप के पर्सनालिटी थे, तो इनके नाम पे अब चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल जाएगा। शिव शक्ति पार्क है कहाँ? पुणे में, पुणे के अंबे गांव में। शिव शक्ति पार्क पुणे के अंबे गांव में, अच्छे से सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है। किस अवसर पे किया है? तो छत्रपति शिवाजी जयंती पर, शिवाजी महाराज के इतिहास को दिखाने वाला ये शिव शक्ति पार्क है। और ये जो पार्क है वो शिव साहिर बाबा साहब पुरंदरे ने 50 साल अपना लगभग लगा दिया रिसर्च करने में। किस पर? शिवाजी महाराज पे। उससे रिलेटेड जो एविडेंस है, जो फैक्ट्स है, उन सब पे आधारित ये पार्क बनाया गया है। लगभग 50 करोड़ इसका लागत आएगा और रायगढ़ के किले के आधार पे इस पार्क को डिजाइन किया जाएगा। शिव शक्ति पार्क पुणे के अंबे गांव में। यूरोप में पहली बार महिलाओं को जो मंथ में जो पीरियड आता है, दैट इज, उसके लिए इन्होंने छुट्टी दी है। अगर किसी को उस दौरान काफी दर्द होता है तो मेडिकल हेल्प के लिए एक मेडिकल, मतलब विथ सैलरी मेडिकल लीव दिया जा रहा है। उसके लिए 2 दिनों के लिए दिया जा रहा है। और इसके पहले जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया, इन सब जगह पे पहले से दिया जा रहा था। अब यहाँ भी भारत ने भी देना शुरू कर दिया है 16 से। और एक और चीज बदला है कि 16 से 17 साल की एज की जो भी माइनर लड़की हैं, नाबालिग हैं, वो अगर एबॉर्शन करवाना चाहती है तो उनको गार्जियन से यानी अभिभावक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एबॉर्शन करवा सकती है। ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। भारत का पहला
भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। ध्यान रखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। कहाँ? बेंगलुरु में जो इंडिया एनर्जी वीक हुआ था उसमें ये हैवी ड्यूटी ट्रक को लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। इसकी फायदा ये है कि पहला ऑन रोड पहला H2ICE टेक्नोलॉजी से लैस ये हाइड्रोजन ट्रक है। इसमें डीजल और LNG की जगह पे जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसकी जगह पे सीधा हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। पॉल्यूशन ना के बराबर और पावर उसी डीजल इंजन के बराबर। डीजल इंजन का ट्रक क्यों होता है? पावर के कारण ना। वो हाइड्रोजन भी अगर देगा तो ठीक है, तो हाइड्रोजन उतना ही पावर देगा डीजल इंजन वाला। रिलायंस ने इसको लॉन्च किया है। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहां पे? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बजट में ही इसको लाया गया था। बजट में ही कहा गया कि ये जो हैदराबाद में जो मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको अब इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उसको नए फॉर्म में लाया जाएगा और उसको उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिसर्च है या टेक्नोलॉजी साझा करना, एक्सचेंज करना है, वो अब ये कर सके। क्योंकि भारत जो है ना, मोटा अनाज को पता है ना, श्री अन्न कहते हैं। क्योंकि अब जब देखोगे तो गेहूं की इज्जत काफ़ी कम हो गई है। बीच में थी, अब नहीं है। गुलेडिन का भी पाया जाता है, कई सारा फिजिकल डिजीज का वो कारण है। तो लोग फिर से मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा दुनिया में उत्पादक और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो उसको श्री अन्न रिस्पेक्ट में कहा गया है। इसके लिए भारत को एक वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पे एक हब बनाना है। बाजरे को लेकर 2018 में राष्ट्रीय वर्ष भी इसको घोषित किया गया था। तरंग मेल सेवा, ध्यान रखिए, तरंग मेल सेवा भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया। ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया। कहाँ? तो गुजरात के सूरत में हजीरा बंदरगाह पे इसको शुरू किया गया है। ये तरंग मेल सेवा का मतलब तरंग, सी वेव, जो वेव आती है समुद्र में, तो इसी के कारण तरंग उसको कहें। अब क्या होगा, इनका बहुत सारा कार्गो पार्सल जो है ना वो समुद्र के रास्ते ही जाएगा। तो इसीलिए समुद्र के रास्ते पार्सल डाक कार्गो पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की गई। स्टार्टिंग गुजरात के सूरत में हुई है। के संचार राज्य मंत्री जो हैं देबू सिंह चौहान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। फैक्ट ये है इसका कि डाक विभाग अब समुद्री मार्ग से पहुंचाएगा। ठीक है, अब इससे आसान क्या हो जाएगा, ये देखो, जो सौराष्ट्र वाला इलाका है गुजरात का, दक्षिणी गुजरात का इलाका है और मुंबई के आसपास, अब बहुत जल्दी पार्सल पहुंचा सकते हैं। पहले इसको पहुंचाने में 10 से 12 घंटा लगता था। जब समुद्र से जाएंगे तो 3 से 4 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए गोगी हजीरा मार्ग पे जो रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है, तो उससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है तरंग मेल सेवा का। फ्रांस में कानूनी सेवानिवृत्ति यानी जो रिटायरमेंट एज है सरकारी, उसको बढ़ा दिया गया है। 62 पहले था, बढ़ा के 64 कर दिया गया। और इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि अब लोग काफ़ी हेल्दी पहले से रहने लगे हैं। तो फ्रांस सरकार के द्वारा कहा गया है कि 2030 तक धीरे धीरे करके जो रिटायरमेंट एज है 62 से 64 कर दिया जाएगा। कारण ये है कि 2027 से जो पेंशन स्कीम है ना, जिनको फुल पेंशन लेना है, उनको कम से कम 43 ईयर तक काम करना होगा, तभी जाके उनको फुल पेंशन मिलेगा। तो इसके लिए जो एज है उसको बढ़ा दिया गया। वहाँ की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है, लेकिन इसको लेकर टेंशन और बहुत ज़्यादा डिबेट भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। MV गंगा विलास, ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज, रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दे दी। अब इसके साथ फैक्ट ये है कि MV गंगा विलास अपने 50 दिनों की यात्रा पर है। कहाँ से चल रहा है? तो MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चला और असम के डिब्रूगढ़ में 50वें दिन अपनी यात्रा को एंड करता है। तो वाराणसी से चल के असम के डिब्रूगढ़ तक इसकी यात्रा हुई। भारत के 5 स्टेट, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब शामिल है। तो टोटल 5 स्टेट इसके अंदर, और असम भी है ना। तो देखिए 5 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, 5 राज्यों को क्रॉस किया है। इसके अलावा बांग्लादेश का ढाका भी ये गया है। तो इतने जगह से घूमते हुए
ये 17 जनवरी को असम में आके अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। टोटल इस बीच में इन्होंने 27 नदियों को क्रॉस किया और लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा इस नाव ने पूरा किया है। हुआ है क्या कि IIT रुड़की के साथ रिसर्च करके रिवर कंजर्वेंसी वर्क किया गया और इको फ्रेंडली तकनीक से पानी को चैनलाइज और ड्रेजिंग की गई। खैर, इस क्रूज में 3 डेक है। इसमें 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट भी हैं। तो स्वीट भी है, बाकी और तो है ही है। इस दौरान जो टूरिस्ट गए हैं उस टूरिस्ट ने अलग अलग तरह के विश्व धरोहर, नेशनल पार्क, नदी, रिवर फ्रंट या रिवर का जो घाट है, नदी का घाट है, वो बिहार में पटना, ये सब घूमा है उन्होंने। लगभग 50 पर्यटक शहर को घूमा है। इसमें स्विट्जरलैंड के 32 यानी 32 स्विट्जरलैंड के नागरिक शामिल थे। जब पहली बार गंगा विलास को अनाउंस किया गया था ना, इन्होंने पूरी यात्रा यानी 50 दिन के यात्रा को उसी दिन बुक कर लिया था। जबकि इसमें बीच बीच में मतलब आप 2 दिन भी कर सकते हो, 1 दिन भी कर सकते हो, ऐसा था यहाँ पे। इसके बाद सूडान में क्या हुआ है, भारतीय महिला शांति रक्षक, सूडान में भारतीय महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैयार है, दस्ता तैनात किया गया। ये हुआ है क्या कि संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए भारत की तरफ से, अलग अलग देशों की तरफ से, जिसमें भारत भी है, अपने तरफ से शांति, अलग अलग संयुक्त राष्ट्र को लगता है, यूनाइटेड नेशन को लगता है जहां शांति चाहिए तो वहां देश अपने सैनिक को देते हैं और उनके बिहाफ में, उनके अंडर में यानी UN के अंडर में वो सैनिक वहां तैनात होता है। तो सूडान में दूसरी बार महिला शांति रक्षकों को तैनात किया जाएगा। ठीक है। फैक्ट यहाँ पे ये है कि लाइबेरिया में पहले महिला दस्तों की तैनाती के बाद सूडान में, मतलब ये भारत का सबसे बड़ा अभी तक का महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का यूनिट होगा जो किसी देश में किसी देश में उनको भेजा जा रहा है। इसमें 2 ऑफिसर रैंक के अधिकारी और 25 इसके अंदर सैनिक होंगे। ठीक है, सैनिक होंगे। और ये सिर्फ महिला से बना अभी तक का सबसे बड़ा ट्रुप है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी शांति वाले पीस पे जगह पे रहेगा। और इनको कहाँ रखा गया तो आपको पता है, सूडान का सबसे डिस्टर्ब इलाका है अब यही सबसे डिस्टर्ब इलाका है, वहां पे इनको तैनात किया गया है। वहां पे उन लोगों के पास जो भी विद्रोही है ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड वेपन है, अत्याधुनिक हथियार, और लगातार अटैक करते रहते हैं, काफी रिस्की है इनके लिए। तो UN मिशन में आप और भारतीय महिला सैनिकों का, ये जो इंडियन वुमेन की जो टीम है ना पुलिस सैनिकों की, इनका बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसके पहले लेबनान में, लाइबेरिया उन्होंने वहाँ पे तैनाती किया था। तो मतलब एक अच्छा रिजल्ट वहाँ पे निकल के आया और इनको सम्मान भी दिया गया था। अगला है तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र, लिक्विड नैनो यूरिया। कहाँ पे? अभी हाल में झारखंड के देवघर जिले में एक प्लांट लगाया गया, अमित शाह ने उद्घाटन किया। 450 करोड़ रुपए का, ये इफ्को का ही है नैनो लिक्विड यूरिया। और ये 5वीं उसकी इफ्को की, ये 5वीं फर्टिलाइजर यूनिट है। ठीक है, 5वीं है। टोटल यहां टारगेट ये है, इसका सालाना क्षमता 6 करोड़ नैनो यूरिया बोतल का उत्पादन करना है। और इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के किसानों को आराम से फर्टिलाइजर मिल जाएगा। पहला लिक्विड नैनो यूरिया जो था, उसका उद्घाटन संयंत्र का प्रधानमंत्री जी ने किया था गुजरात के कलोल में। ठीक है, गुजरात के कलोल में। वो लगभग 175 करोड़ का था। ये आप देख सकते हैं 450 करोड़ का है, तो दोनों के प्रोडक्शन में अंतर होगा। 150 करोड़ का है तो इसकी क्षमता लगभग 500 मिलीलीटर 1.5 लाख बोतल हर रोज की है। और आपको पता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी से लिक्विड नैनो यूरिया बन रहा है ना, वो मतलब आप मात्र 500 ml एक बोरी फर्टिलाइजर पे भारी हो जा रहा है। अभी केंद्र सरकार लगभग यूरिया पे 3200 रुपए हर बोरे पर और DAP पे 2500 के आसपास सब्सिडी दे रहा है, और उसमें भी 1/4 के आसपास तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कितना महंगा पड़ रहा है। तो इसको ये रिप्लेस करेगा और इसको कम करेगा ये, क्योंकि आप एक बोरा जहां यूज कर रहे हो 500 ml के साथ आपका काम चल रहा है, तो ब्लैक मार्केटिंग ये सब भी यहां पे रुकेगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित हो रहा है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में यह संयंत्र स्थापित होगा।
और ऐसे 10 एटॉमिक प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इनका जो अभी फतेहाबाद में होने वाला है, अच्छा ध्यान रखना क्या है, हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नहीं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ये गोरखपुर हरियाणा के फतेहाबाद में है। और इस गोरखपुर में जो हरियाणा का है वहां पे 700 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित होगी। ठीक है, पहली बार में टोटल 560 हेक्टेयर पे बनेगा। इसकी टोटल जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट की है। अभी इसका पहला स्टेज 2025 तक और दूसरा 2028 तक पूरा होगा। तो अपने ये पूरे जितना इसकी क्षमता है उस क्षमता में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो तकनीक है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाला है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की तकनीक पे ये काम करेगा। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हमारे यहाँ D2O जिसको कहते हैं वो हमारे यहाँ बनता है। ठीक है, उसके लिए इनफ हमारे यहाँ बनता है, इवन हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसकी कमी हमारे पास नहीं है। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NTPC देश में जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट है ना उसको लेकर उसको रन करना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। टोटल 20,594 करोड़ के आसपास इसकी लागत आ सकती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप इसको देख सकते हैं।